स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन कैसा था, कला एवं स्थापत्य और साहित्य से संबंधित सभी टॉपिक को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इससे पहले अगर आपने मध्यकालीन इतिहास से संबंधित ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनको देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इसमें टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सभी वंशों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें प्रशासन देखने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन देखते हैं। पहले तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, यानी दिल्ली सल्तनत का जो मुखिया होता था वो होता था सुल्तान। और यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है उसे कई प्रांतों में बांटा हुआ गया था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता है और यहाँ का शासन नायब, वली या फिर मुफ्ती के द्वारा होता था। इन जो इक्ताएं होती थी, इन इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी होता था। सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगनों का मुख्य अधिकारी था और मुसर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार थे और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे। तो दिल्ली प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत जो मंत्री परिषद आज के समय में जो मंत्री परिषद होती है, उसी मंत्री परिषद को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संख्या दी जाती थी, यानी जो मंत्री होते थे उन्हें अमीर कहा जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं मंत्री एवं उनसे संबंधित विभाग, यानी अमीर और उनसे संबंधित विभाग। इस तरफ मंत्री दिए गए हैं, इस तरफ विभाग है। यहाँ पे किसने प्रारंभ किया है तो एक एक करके सभी को देखते हैं। पहले है वजीर, ये प्रधानमंत्री होते थे। ये राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे और जो राजस्व विभाग था उसका नाम था दीवान ए वजारत। तो आपको ये विभाग भी याद रखना है। नेक्स्ट है दबीर ए खास, यह सरकारी पत्र व्यवहार के प्रमुख होते थे ये, और इनका जो विभाग होता था, सरकारी पत्र व्यवहार का जो विभाग होता था ये था दीवान ए इंस और इसके प्रमुख होते थे दबीर ए खास। नेक्स्ट है दीवान ए रसालत, ये कौन होते थे तो ये विदेश मंत्री होते थे। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग के प्रमुख होते थे। धर्म विभाग के प्रमुख सद्र उस सुदूर होते थे। काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। नेक्स्ट अब देखते हैं, इस तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे मंत्री हैं, इस तरफ विभाग है और यहाँ पे प्रारंभ करने वाले शासक दिए गए हैं। किस शासक ने कौन सा विभाग शुरू किया है तो पहले देखते हैं इसमें दीवान ए रियासत, ये क्या होता था, ये बाजार नियंत्रण विभाग होता था और इसे शुरू करने वाले जो शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज, ये वित्त विभाग होता था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है दीवान ए कोही, यह कृषि विभाग होता था, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग, ये है बरीद ए मुमालिक, ये मंत्री होते थे और ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे और ये गुप्तचर विभाग के अंतर्गत इसके प्रमुख होते थे। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात, ये दान विभाग के प्रमुख होते थे और इस जो विभाग है ये दीवान ए खैरात, इसे शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको ये विभाग प्रारंभ करने वाले और उनके मंत्री कौन होते थे ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग के प्रमुख होते थे और दीवान ए बंदगान को प्रारंभ करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आरिस ए मुमालिक, नेक्स्ट है आरिस ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे और इसके ये जो विभाग था इसका नाम था दीवान ए अर्ज और इसे शुरू किया था बलबन ने। तो ये है आरिस ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। दीवान ए अर्ज इनके विभाग का नाम है। सैन्य विभाग का जो नाम है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो है दीवान ए अर्ज, इसकी शुरुआत किया था बलबन ने। तो आपको ये मंत्री उनसे संबंधित विभाग ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख कर। पहला है इसमें खुम्स, ये लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष भाग 1/5 राजकोष में जमा होता था। किंतु
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 4/5 भाग राजकोष में रखा जाता था और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। नेक्स्ट है खराज या फिर इसे खिराज कहते हैं। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लिया जाता था इसमें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 50% कर दिया, यानी 1/2 भाग इसका वसूल किया। नेक्स्ट है उस्र। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। नेक्स्ट है जजिया। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्तिगत कर था। इसके अंतर्गत स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त रखे जाते थे। जो जजिया देता था उसे जिम्मी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया था। तो ये सभी टॉपिक आपको जजिया कर से संबंधित ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं जक़ात। जक़ात क्या है? तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह धनी मुसलमानों की आय का 2.5% होता था, यानी 2 + 1/2 2.5% होता था। नेक्स्ट है हर्ब ए सर्ब। यह सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 भाग होता था। तरकात या लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय होती थी। नेक्स्ट है घरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पे लगाया जाता था, ये घरी कर कहलाता था। और नेक्स्ट है चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए 2 नवीन कर थे, ये है घरी कर और चराई कर। नेक्स्ट अब देखते हैं सल्तनत कालीन सेना के बारे में। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल का नाम दिया गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था, यानी 10 टुकड़ी के ऊपर एक प्रमुख व्यक्ति बनाया जाता था। फिर इसकी 10 टुकड़ी उठा के इस पे एक प्रमुख व्यक्ति बनाया जाता था। इस प्रकार से इसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो ये देखते हैं घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपाह सालार होता था और 10 सिपाह सालारों के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। नेक्स्ट अन्य टॉपिक देख लेते हैं सल्तनत काल से संबंधित। सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि ज़वाबित राज्य कानून से संबंधित है। सुल्तान कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसी ने प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था, यानी इल्तुतमिश ने। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 होता था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, यानी जो भूमि सरकारी होती थी वो खालसा भूमि कहलाती थी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य से संबंधित। पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत क्या क्या बना। तो इनके अंतर्गत बना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है, इसका आप चित्र इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यह एक संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर इसका निर्माण किया गया था। तो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का पूरा नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, यह है कुतुब मीनार। अब देखते हैं बलबन के बारे में, उन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो इन्होंने बनवाया था बलबन का मकबरा, खुद का मकबरा बनवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था और यह इनका स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। तो ये आप बलबन का मकबरा इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित।
अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है सीरी का किला दिल्ली में स्थित है। मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इस मजबूत किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बनाया था इन्होंने हौज ए अलाई हजार खंभा महल जो कि दिल्ली में स्थित है। जमात ए खाना मस्जिद बनाया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित यह प्रथम मस्जिद है। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सुल्तान मुबारक शाह खिलजी राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने। नेक्स्ट अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित तुगलकाबाद का किला बनवाया था। ये तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है। इस किले को आप चित्र में देख सकते हैं। दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा, तो ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये तुगलकाबाद में स्थित है, तो ये इनका मकबरा आप देख सकते हैं इस चित्र में। नेक्स्ट अब देखते हैं सिकंदर लोदी से संबंधित इन्होंने बनवाया था मोठ मस्जिद। सामने की दीवार में 5 मेहराबदार द्वार हैं। ये मस्जिद आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहाँ पे ये 5 मेहराब 1 2 3 4 5 करके ये मेहराबदार द्वार बनवाए गए हैं जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी का मकबरा। लोधी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था, तो ये मकबरा इनका आप इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। तो ये कीर्ति स्तंभ है, आप इस चित्र में इसे देख सकते हैं। ये राजस्थान में बनवाया गया था, सल्तनत काल के समय बनवाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साहित्य। इस तरफ यहाँ पे रचना दी गई है, इस तरफ साहित्यकार है, इस तरफ उससे संबंधित मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो पहले है ताजुल मासिर, इसके रचयिता हैं यानी साहित्यकार हैं हसन निजामी और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी तबकात ए नासिरी, ये रचना है, इसके लेखक हैं मिनहास उस सिराज और यह सुल्तान नसरुद्दीन के संरक्षण में लिखा गया था। नेक्स्ट है फुतुहात ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। यह आत्मकथा है क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, ये इसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी, इन दोनों रचना को लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने और ये जियाउद्दीन बर्मी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में अपनी रचना करते थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किताब उल रहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता ने इसकी रचना की है और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे। नेक्स्ट है तारीख है मुबारक शाही, इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सैयद शासक, मुबारक शाह के संरक्षण में इन्होंने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातीन, इसके साहित्यकार हैं ख्वाजा अबू मलिक इसामी और यह गजनवी से इसमें तुगलक वंश तक के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो ये किताब है फुतुह उस सलातीन। अब देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज में। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के समय तक ये रचनाकार थे, तो ये भी ध्यान रखना है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता खुसरो को माना जाता है, तो खुसरो से संबंधित ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। इनकी कई सारी किताबें हैं, वो देख लेते हैं। तो पहली है किरान उस सादीन, यह इनकी पहले लिखी गई बुक है। दूसरी है मिफ्ताह उल फुतूह, तीसरी है तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, आसिका, नूर सिपिहर और इनकी अंतिम रचना है तुगलक नामा। तो पहली और अंतिम ध्यान रखना है, ये हो गई अमीर खुसरो की रचना।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजभाषा थी वह थी फारसी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।